नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से साइंस की सीरीज स्टार्ट हुई है। साइंस में हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी में हमने एक टॉपिक पूरा फिनिश किया जो है सेल। उसका अगला हमने जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने 2 क्लासेस देखी। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट में देखा और उसकी स्टडी हम लोग कर भी रहे हैं 2 पार्ट में। जैसे हम लोगों ने एक एलिमेंट्री कनाल देखा और डाइजेस्टिव कुछ एसोसिएटिव ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जाना। एलिमेंट्री कनाल के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट करा बकल कैविटी से लेकर के अनस तक, आपको पूरा पार्ट पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ में हमने बकल कैविटी और फायरिंग्स और इसोफेगर और स्टमक के बारे में प्रीवियस क्लासेस में जाना। बकल कैविटी के अंदर के पूरे ऑर्गन्स के बारे में स्टडी की, जैसे टीथ के बारे में, टंग के बारे में जाना। उसके अंदर जो मैकेनिकल ब्रेकिंग और केमिकल ब्रेकिंग है वो अच्छे से जानना। उसके बाद जो आपका बोलस है वो आगे बढ़ता है, फेरिंक्स से पास होता है, इसोफेगस से गुजरता हुआ आगे आपका कहाँ पहुंचता है, वो आपका पहुंचता है स्टमक में। तो स्टमक के बारे में हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से जाना कि किस तरीके से स्टमक के अंदर केमिकल ब्रेकिंग होती है। बहुत तरीके के फैक्ट जो स्टमक से रिलेटेड थे वो हमने प्रीवियस क्लास में देखे। वहां से उसको आगे ले चलने का काम आज हम लोग करते हैं। तो हमारा जो फूड जब स्टमक में 3 से 4 घंटे रुकने के बाद, केमिकल डाइजेशन होने के बाद, या आप पार्शली प्रोटीन जब आप उसमें ब्रेकिंग हो जाती है तो आपका फूड जो बनता है वो लुगदी के जैसा कुछ आपकी संरचना बनती है जिसे आप काइम कहते हैं। और वो काइम आपका धीरे धीरे पास होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम। तो सबसे पहले आपका जो फूड आएगा वो ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम वाले पार्ट में जब आपका फूड आएगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि 2 कुछ आपकी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। एक आपका लीवर है और दूसरा आपका पैनक्रियास है। ये दोनों ग्लैंड्स क्या करेंगी, अपने अपने डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट करेंगी। और इन दोनों ग्लैंड से आने वाला जो डाइजेस्टिव जूस है वो आकर के कहाँ पर आएगा, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट पे आपको आएगा और यहाँ पर ब्रेकिंग होगी। तो आज की क्लास हम लोग डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। उसके पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो 2 ग्लैंड्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, डाइजेशन में। एक हमारा लीवर है, दूसरा हमारी पैनक्रियास। तो सबसे पहले हम लीवर के बारे में जानेंगे, लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और लीवर के क्या किस तरीके से परफॉर्म करता है, फंक्शन करता है, या लीवर डाइजेशन में कैसे रोल प्ले करता है, वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। साथ में उसके बाद हम लोग पैनक्रियास और पैनक्रियास का पूरा जो क्या रोल होता है डाइजेशन में वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, लीवर के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं लीवर के बारे में। क्या लीवर क्या कहाँ पर, सबसे पहले आप देखिए क्या कि इसकी लोकेशन क्या होती है हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर। लीवर मतलब यकृत का जो लोकेशन होती है वो क्या होती है हमारे बॉडी में। तो आप देखेंगे कि इसकी लोकेशन ये आपका जो राइट साइड में जो अब्डोमेन वाला रीजन होता है, उस अब्डोमेन वाले रीजन में राइट साइड में ये लोकेटेड होता है। डायफ्राम के जस्ट नीचे, डायफ्राम के जस्ट नीचे ये जो है वो लोकेटेड होता है। लोकेशन इसकी हो गई। अब इसका जो कलर होता है, अगर लीवर का कलर देखिए तो ये आपका होता है ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। तो इसका कलर जो रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है, रेडिश कलर या ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। और इसका अगर वेट बात करें तो वेट ये वैरी करता है। कैसे वैरी करता है, तो ये आपका मेल और फीमेल बॉडी में अलग अलग होता है, क्योंकि मेल और फीमेल बॉडी के वेट में भी डिफरेंस होता है, तो ये वैरी करेगा। तो मेल में आप देखेंगे तो अगर हम मेल में बात करें तो ये आपका वैरी करेगा, आपका 1.2 kg से लेकर के आपको 1.8 kg तक आपको देखने को मिल सकता है। फीमेल बॉडी में थोड़ा इसे कंपेयर पे थोड़ा कम आपको देखने को मिल सकता है। ये आपका 1.4 kg हो सकता है, ये आपका 1.4 kg से लेकर के 1.8 kg तक आपको देखने को मिल सकता है। वैरी करेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप एवरेज अगर निकालेंगे, औसतन अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लीवर का जो एवरेज वेट होता है वो 1.4 कहीं या 1.5 kg होता है। और ये जो लीवर होता है ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लार्जेस्ट क्या हो गया, हैवीएस्ट कहेंगे। लार्जेस्ट तो आपका
हो जाएगा इसके। लेकिन सबसे अगर हैवीएस्ट ऑर्गन की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। अच्छा, लीवर से रिलेटेड एक बात और कि ये एक तरीके के क्या होता है, ग्लैंड होता है। ग्लैंड क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, आपने देखा होगा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन एक चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कुछ हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, कुछ हमारी ग्लैंड्स होती हैं जो आपके कुछ केमिकल्स को सेक्रीट करती हैं। वो केमिकल्स आपका एंजाइम्स के फॉर्म में हो सकते हैं, हार्मोन्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या डाइजेस्टिव जूसेस के फॉर्म में हो सकते हैं। तो जो आपकी ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर, जो ग्लैंड्स आपका जूस प्रोड्यूस करती है, सेक्रीट करती है, जैसे आप देख सकते हैं, या एंजाइम सेक्रीट करते हैं, आप देख सकते हैं जैसे स्लाइवी ग्लैंड्स हो गई है ना, उसके साथ में आपने देखा क्या गस्टिक ग्लैंड हो गया। वैसे ही आपकी ये आपकी लीवर जो होती है वो भी आपका जूस या डाइजेस्टिव जूस आपकी रिलीज करती है, जैसे बाइल जूस आप रिलीज करती है। और बाइल जूस क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। कोई हार्मोन्स का सेक्रेशन यहाँ से नहीं होता है। तो ये आपकी जो ग्लैंड्स एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट करती हैं उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, और जो ग्लैंड्स हार्मोन को सेक्रीट करती हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। वो हम लोग एक आने वाले एक चैप्टर में, एंडोक्राइन चैप्टर में हार्मोन्स की जब स्टडी करेंगे और हार्मोन्स का हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल होगा तो उस वाले चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर आपको बस इतना जानना है कि जो लीवर होता है वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई। आगे आप देखिए क्या इसकी लोकेशन हम लोगों ने पता किया कि ये लोकेशन इसकी कहाँ पे होती है। वेट के बारे में जाना, कलर आपने जाना। कभी कभी लीवर आपका जब खराब हो जाता है, इंफेक्शन हो जाता है तो इसका कलर चेंज भी हो जाता है, ये बात हम लोगों ने देखी। इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे कि जो लीवर की जो सेल्स होती हैं जिसे कहा जाता है हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स। और ये जो हेपेटिक सेल्स होती हैं, लीवर की जो हेपेटिक सेल्स होती हैं या लीवर सेल्स का जो नाम होता है साइंटिफिक वो हेपेटिक सेल होता है। और हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी हमारी पूरी बॉडी की सेल्स हैं, सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होती हैं, वो आपकी जो लीवर सेल होती है सबसे ज्यादा इनके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ये सबसे ज्यादा रीजनरेटिव होती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि लीवर अगर आपका 2/3 पार्ट लीवर का अगर आपने डोनेट कर दिया किसी को तो माना ये जाता है कि 21 डेज के अंदर आपका पूरा लीवर जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं हेपेटिक सेल्स वो सबसे ज्यादा इनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। हमारे बॉडी के अंदर एक होती नर्व सेल या ब्रेन सेल, हमारे जो ब्रेन की सेल्स होती है जिसे न्यूरॉन सेल कहते हैं, उनके अंदर बहुत ही कम या ना के बराबर आपकी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो वो लोग ब्रेन हमारा रीजनरेट नहीं कर पाता है आसानी से। लेकिन हमारे बॉडी का सबसे ग्रो या सबसे जो तेजी से अगर कहोगे सबसे जल्दी से को रीजनरेट कौन सा पार्ट होता है तो आपका लीवर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी सेल आपकी कैसी होती है, हाईली रीजनरेटिव होती है। ये बात आपकी क्लियर हुई। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका लोकेशन में हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें तो आप अगर लीवर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो लीवर के आपको दो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक आपको लेफ्ट लोब, इसके दो लोब होते हैं, एक आपका लेफ्ट लोब हो गया, दूसरा आपका हो गया राइट लोब। अब ये जो राइट लोब होता है देखने में आपको लग रहा है, फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि राइट लोब जो होता है वो लेफ्ट लोब के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा है और आपका जो लेफ्ट लोब है वो आपका छोटा है। 2012 एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लीवर का कौन सा लोब जो होता है वो बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। तो देखकर आप बता सकते हैं कि राइट लोब आपका बड़ा है और लेफ्ट लोब आपका छोटा है। इसका काम होता है कि डाइजेशन में ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। तो बाइल जूस आपका देख पा रहे हो कि बाइल जूस ये आपकी जो हेपेटिक डक्ट है इसके थ्रू आता है। जब बाइल जूस आपका एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगता है, बनने लगता है, तो आपका वो आकर के ये आपका जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर या इसी को बोलते हैं पित्ताशय या पित्त की थैली। इसी में पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है। तो इसी गॉल ब्लैडर के अंदर ये आकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, और ये स्टोर हो जाता है। तो कभी कभी आपका बाइल जूस यहाँ से भी जाता है और आपका यहाँ से भी डायरेक्ट आपका बाइल जूस कहाँ पर आगे जाता है, ये बाइल डक्ट के थ्रू। तो इस वाले डक्ट को हेपेटिक डक्ट बोलते हैं और इस वाले डक्ट को आपका सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। दोनों आपस में जब दोनों का बाइल आता है, या यहाँ का बाइल थोड़ा गाढ़ा होता है, यहाँ का थोड़ा बाइल पतला होता है, तो ये वाले पार्ट को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ठीक आगे अगर आप देखेंगे तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, जिससे पत्ती के जैसी कुछ संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, जिसे हम पैनक्रियाज या इसे अग्नाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नाशय कहा जाता है, पैनक्रियाज कहा जाता है। और ये पैनक्रियाज के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस क्लास के आगे।
जो पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है या निकालता है, सेक्रेट करता है, स्रावित करता है। दोनों आप देख पा रहे हैं कि इधर से बाइल और इधर से आपका ये पैनक्रियाटिक जूस दोनों एक जगह पर कॉमन पाथ बनाएंगे, कॉमन डक्ट बनाएंगे। इस कॉमन डक्ट को बोलते हैं हिपैटिक या हिपैटो आपका पैनक्रियाटिक डक्ट हो जाएगा, हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट हो जाएगा। तो ये आपका कॉमन पाथ है और दोनों के द्वारा जो जूस आपका आता है या आपका जो पैनक्रियाटिक और बाइल जूस आता है वो आपके इस वाले पार्ट में आता है, इसे ड्यूडेनम बोला जाता है। और ये जो ड्यूडेनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। तो इस तरीके से आपने लीवर के बारे में जाना या लीवर का स्ट्रक्चर आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं क्या लीवर के फंक्शन के बारे में कि हमारे डाइजेशन में, हमारे पाचन में या पूरे डाइजेशन में हमारे जो लीवर होता है उसका रोल क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। लोकेशन हम लोगों ने देखा, इसका कलर देखा, इसका शेप देखा और इसका वेट हम लोगों ने देखा और इसकी सेल के बारे में हम लोगों ने जाना। अच्छा देखो क्या है ना कि ये जो बात हुई है कि हेपेटिक सेल, मैंने आपसे बताया कि आपके लीवर का अगर 2/3 पार्ट जो है किसी को डोनेट कर दिया जाए तो वो मैक्स 21 डेज में वो रीजनरेट हो जाता है। ये सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक माउस के अंदर किया गया था, एक चूहे के अंदर किया गया था और एक चूहे का जो लीवर है वो निकाला गया, उसका 2/3 पार्ट किसी दूसरे चूहे में क्या किया गया, डोनेट किया गया और देखा गया कि मैक्स 21 डेज के अंदर उसका लीवर जो है जिस चूहे का डोनेट किया गया था उसके अंदर भी आ गया और जिसने इसको लिया था उसका भी आपका फिर से कंटिन्यू आपका सही हो गया या एक तरीके से पूरा कंप्लीट डेवलप हो गया। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं लीवर के बारे में। अब लीवर के अगर हम फंक्शन की बात करें तो लीवर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है, अगर डाइजेशन के उसमें रेफरेंस में बात करें तो वो बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो लीवर का काम आपका क्या हो गया, आप लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, पित्त रस का उत्पादन करता है बाइल जूस। और बाइल जूस के अंदर अगर हम कंपोजिशन देखिए बाइल जूस का, सबसे पहले हम हर एक जूस का देखते हैं क्या पीएच वैल्यू। तो बाइल जूस का जो पीएच होता है वो आपका होता है 7 to 8। ठीक है, अब आपको पता हो गया कि जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाती है तो उसका नेचर क्या हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू, आप एक पीएच स्केल होती है, अगर वैल्यू उसकी 7 से कम आती है तो वो आपका एसिडिक नेचर का होता है और 7 से ज़्यादा वैल्यू अगर जाती है तो वो आपका बेसिक नेचर का होता है। एग्जैक्ट अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है तो वो आपका वो न्यूट्रल नेचर का होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बाइल जूस है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच देखा था कि बहुत ही कम होता है 7 से, तो वो एसिडिक नेचर का होता है। यहाँ पर बाइल जूस का पीएच आप देखेंगे तो 7 to 8 है। ठीक है, तो आप देखकर बता सकेंगे कि इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो नेचर है और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, तो आपकी वो क्षारीय है, यानी कि आप कह सकेंगे इसकी जो नेचर है वो बेसिक नेचर है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि बाइल जूस का पीएच कितना होता है और बाइल जूस का नेचर कैसा होता है। और अगर हम बात करें बाइल जूस के कंपोजिशन की कि बाइल जूस में क्या क्या चीजें होती हैं, तो बाइल जूस का कंपोजिशन देखें तो बाइल जूस में 90 लगभग अगर हम बात करें तो 90 से 95%, अगर आप देखें 90 से 95% इसमें वाटर होता है। ठीक है, बाकी में आप अगर देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन पिगमेंट भी होते हैं। साथ साथ में अगर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन देखेंगे कुछ आपके आयंस भी इसके अंदर होते हैं, तो ये आपको देखने को इसमें मिलेंगे। कुछ आपका कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल भी आपको देखने को मिलेगा। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन आपके पिगमेंट होते हैं। अच्छा, बिलीरुबिन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये दोनों आपके पिगमेंट होते हैं और इनका प्रोडक्शन जो है, फॉर्मेशन जो होता है वो इसी लीवर के अंदर होता है। और ये बिलीरुबिन का काम क्या होता है, तो हमारा अभी हम लोग एक चैप्टर डिस्कशन करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, और जब सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का टॉपिक पढ़ेंगे तो ब्लड का कंपोजिशन देखेंगे। तो उस ब्लड में अगर हम बात करेंगे तो ब्लड में 2 पार्ट होंगे, एक लिक्विड पार्ट होगा, एक कार्पसस पार्ट होगा।
होगा। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होगा, हमारे रुधिर का जो तरल भाग होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे। तो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो पेल येलो कलर का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। तो प्लाज्मा का जो येलो कलर होता है या पेल येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो इसी बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से होता है, जो आपका इसी बाइल जूस में पाया जाता है, या एक तरीके से लीवर के अंदर उसका प्रोडक्शन होता है। दूसरा हमारा जो पिगमेंट होता है वो बिलीवर्डिन होता है। और ये जो बिलीवर्डिन होता है इसका काम क्या होता है, तो हमारा जो ये बाइल जूस अभी हम देख पा रहे हैं कि बाइल जूस का प्रोडक्शन जो है वो लीवर के अंदर हो रहा है। इस बाइल जूस का कलर कैसा होता है, तो ये ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। आपने देखा भी होगा कभी कभी क्या होता है हम लोगों के अंदर, या कोई मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि डाइजेशन सही नहीं होता, या कभी कभी लोगों को बाइल के जो जूस का जो वोमिटिंग हो जाती है, या बाइल आपका निकल आता है वोमिटिंग के साथ, तो उसका कलर देखेंगे तो आप हल्का सा हरे रंग का पाएंगे कलर। तो ये जो कलर इसका होता है ये किस वजह से होता है, ये बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से होता है। ये दोनों पिगमेंट के ये लीवर के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। तो आपने बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के बारे में जाना कि ये दोनों कलर पिगमेंट, आप देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पिगमेंट होंगे जो कलर प्रोवाइड करेंगे। तो उसी क्रम में हम देख पा रहे हैं कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के दो ऐसे कलर पिगमेंट हैं जिनका फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर जान लेना है आपको, क्या कि जब कभी हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाए या लीवर हमारा प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहा हो, तो उस केस में क्या होता है कि बिलीरुबिन का जो लेवल होता है या बिलीरुबिन का जो फॉर्मेशन होता है या बिलीरुबिन हमारा कंसंट्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और उस केस में क्या होता है, जब बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो यहाँ से एक हमको सिग्नल मिलने लगता है या सिम्टम्स हमको दिखने लगता है कि हमारे लीवर में कोई ना कोई दिक्कत है। आपने एक बीमारी का नाम, बहुत ही कॉमन डिजीज है, इसका नाम सुना होगा, जॉन्डिस या पीलिया रोग इसे कहते हैं। और ये पीलिया रोग इसी केसेस में आपको देखने को मिलता है जब आपका बिलीरुबिन का स्तर, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, तब आपका पीलिया या जॉन्डिस रोग होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर किस तरीके के फंक्शंस होते हैं, किस तरीके की चीजें हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली हैं। तो इस तरीके से आप जान पाए इसके बारे में। अच्छा, और आप देख पा रहे हैं कि बाइल जूस जो होता है इसका बेसिक काम क्या होता है। तो काम अगर देखें, मैंने अभी बताया कि हमारा जो फूड होता है वो उसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो छोटे छोटे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं वो छोटे फॉर्म में ब्रेक होते हैं, लेकिन इसके लिए एंजाइम हेल्प करते हैं। यहाँ पर बाइल जूस के अंदर किसी भी तरीके का एंजाइम्स नहीं है। आप देखेंगे कई जगह मैंने यूट्यूब पर देखा या कई जगह मैंने पाया कि कुछ लोग कह देते हैं कि बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम्स होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बाइल जूस के अंदर किसी भी तरीके का एंजाइम्स नहीं पाया जाता। बाइल जूस का काम क्या होता है, तो एक काम इसका होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये हेल्प करता है फैट के जो पायसीकरण में, वसा का जो पायसीकरण होता है, या आपका जो फैट के बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो आपके ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में क्या कर देता है। जैसे आप देखिए कि अगर मान लो ये आपके बड़े बड़े क्या हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, इनको क्या कर देता है, ये छोटे ऐसे ये क्या कर देता है, छोटे ड्रॉपलेट में इसको ब्रेक कर देता है, ड्रॉपलेट डिकम्पोज कर देता है। तो यही आपका बाइल जूस का काम होता है। और ये किसका काम होता है, तो बाइल जूस के अंदर कुछ आयंस होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होते हैं कि आपके इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आपके आयन देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखें कैल्शियम हो गया या बाइकार्बोनेट हो गया, ये आपके आयन जो होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। तो ये बात आपकी हुई बाइल जूस की। कंपोजिशन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 95% क्या होता है, वाटर होता है, और साथ में कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आयन भी होते हैं। आयन कौन कौन से होते हैं, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया और बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब इसके अंदर होते हैं। बाकी आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, फास्फोलिपिड हो गया, ये सब चीजें भी इसके अंदर होती हैं। और इसका काम क्या होता है डाइजेशन में, वो हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, ये तो बाइल जूस की बात हो गई। तो लीवर का एक काम क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, ये बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। दूसरा अगर इसका काम देखिए बाइल जूस इसका लीवर का, तो ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है,
तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जो जहरीले पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर, आपको पता है कि बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं, तो उनको लेस टॉक्सिक बनाता है ना। तो जहरीले पदार्थ का प्रभाव जो है वो कम करने का काम भी लीवर का होता है। देखो लीवर के अगर फंक्शन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो लीवर का फंक्शन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है, मोर देन 500 से ज़्यादा इसके काम होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक काम को नहीं जानना है, लेकिन जो हम लोग इसको किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, डाइजेशन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो लीवर के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं 10 to 11 वही हम लोग जानेंगे, एक एक फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आपने इसका दूसरा काम क्या जाना कि हमारे बॉडी के अंदर जो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, या एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनकी प्रभावशीलता को ये कम करता है, ठीक है। जैसे सपोज अगर हम बात करें कि हमारे अंदर जो अमोनिया होता है, अमोनिया जो होता है आप सभी को पता है कि अमोनिया जो होता है वो बहुत ही टॉक्सिक नेचर का होता है ना। तो अमोनिया को ये क्या कर देता है, ये आपका यूरिया में बदल देता है। तो यही आपका डिटॉक्सिफिकेशन का एक अच्छा बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अमोनिया जो होता है वो बहुत ही टॉक्सिक नेचर का होता है, और उस अमोनिया को ये क्या कर देता है, ये यूरिया में बदल देता है। तो जब ये यूरिया में बदल देता है तो कहीं ना कहीं जो अमोनिया बहुत ही ज़्यादा जहरीला था या बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का था, उसकी जो प्रभावशीलता है, इफेक्टिवनेस है, उसको उसने कम कर दिया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई कि आपका लीवर जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में भी आपकी हेल्प करता है। दूसरा क्या होता है, लीवर एक स्टोरेज हाउस का भी काम करता है। लीवर के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है, ठीक है, विटामिन स्टोर होती है। बहुत अच्छी बात है कि लीवर के अंदर कौन कौन सी विटामिन, ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने ऐसे ही टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वैसे तो बहुत कुछ पढ़ाने को है लीवर से रिलेटेड, लेकिन ऐसे ही टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बेहद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से विटामिन हमारे लीवर के अंदर स्टोर होते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12, ये सारे विटामिन हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर स्टोर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कहीं पे नोट्स बना करके कि क्या कि आपका स्टोरेज हाउस, ये जो लीवर होता है वो एक तरीके से स्टोरेज हाउस का भी काम करता है, यानी यहाँ पर चीजें स्टोर भी होती। और स्टोर में हमने आपको बताया कि विटामिन स्टोर होती। कौन कौन सी विटामिन स्टोर होती, तो हमने कहा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12। ये विटामिन का जो स्टोरेज है वो आपके कहाँ पर होता है, वो आपके लीवर में होता है। ये बात आपको क्लियर हुई। थोड़ा सा हम लोग इसको रफ करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ये बढ़ चुका है, तो थोड़ा रफ कर लेते तो और चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं क्या कि विटामिन का स्टोरेज हो गया। अब आप देखेंगे क्या, कुछ आपके मिनरल्स का भी स्टोरेज होगा। जैसे आप बता सकते हैं कि आप कॉपर हो गया, आयरन हो गया, है ना, और आपका क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, ये आपके मिनरल्स हैं, इनका स्टोरेज भी आपका इसके अंदर होता है। अब क्या होता है, आप देख पा रहे होते हैं कि ग्लूकोज जो कि ब्लड शुगर होती है ना, हमारा जो फूड होता है फाइनली जब ये कार्बोहाइड्रेट हमारा जो होता है फाइनली जब ये ऑब्जर्व होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई स्ट्रक्चर के थ्रू, तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। लेकिन हम कभी भी अपने बॉडी के ग्लूकोज को क्या, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो ये सोच के नहीं खाते कि हमें कम खाना या ज़्यादा खाना होता है, या हमारे बॉडी को कितना ग्लूकोज चाहिए कितना नहीं चाहिए, हम वो चीज़ खाते रहते हैं। तो कभी कभी हमारी बॉडी को ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो कोई नापता नहीं, कोई मेजर नहीं करता है खाते समय या न्यूट्रिएंट्स लेते समय। तो ये ग्लूकोज का जब अमाउंट एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो इस ग्लूकोज जो होता है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये स्टोरेज फूड है ग्लाइकोजन। तो ये जो ग्लाइकोजन है ये आपका ग्लूकोज का पॉलीमर है। और आप अभी पढ़ेंगे किसके बारे में, पैनक्रियास के बारे में। तो हम लोग वहां पर देखेंगे कि पैनक्रियास हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है और पैनक्रियास आपका एंजाइम्स भी सेक्रेट करेगा, क्योंकि वो मिक्स ग्लैंड होती है, वो दोनों तरीके का काम करती है, एज अ एंडोक्राइन और एज अ एक्सोक्राइन।
तो ये ग्लूकोज आपका जो होता है इसको ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम एक हार्मोन आपका होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है, अभी आप इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, यहीं पे समझिए कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो स्टोर करता है, ये स्टोर कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब लीवर के अंदर ग्लूकोज भी स्टोर होता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन आपका क्या हो गया, एक स्टोरेज फूड हो गया। और कौन करता है, इंसुलिन। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम बाहर से कोई चीज नहीं लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो अमाउंट होता है कम हो जाता है, तो ये आपका जो स्टोरेज फूड होता है ग्लाइकोजन, इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में फिर से तोड़ लिया जाता है। लेकिन इसके लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो होता है ग्लूकागॉन। समझना, एक एक पॉइंट को नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में फिर से ले आता है, हम उसका यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने समझा ये बात। फिर और क्या होता है, फैट तो स्टोर होता है इसके अंदर, फैट का भी स्टोरेज होता है, फैट का स्टोरेज भी इसी के अंदर होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे लीवर का एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है हमारे ब्लड के अंदर। अभी हम लोग जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो ब्लड के पूरा कंपोजिशन जानेंगे, तो उसके अंदर देखेंगे कि प्लाज्मा के अंदर कुछ आपकी ब्लड प्रोटीन प्रेजेंट होती है और उनके अलग अलग फंक्शन भी होते हैं। कौन कौन सी प्रोटीन वो आपकी हो सकती है, जैसे ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ये आपके जो होते हैं ये सब आपकी ब्लड प्रोटीन होती हैं। ये सारी ब्लड प्रोटीन आपकी कहाँ पर बनती हैं या सिंथेसिस होती है, तो ये लीवर में होती है। याद रखिएगा कि क्या, कि ब्लड जो प्रोटीन होती हैं वो कहाँ पे सिंथेसिस होती है, तो वो सब आपके लीवर में सिंथेसिस होती है। तो आप लिख सकते हैं क्या, सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन। ये किसका काम होता है, ये आपके हमारे लीवर का काम होता है। ये बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, अगला एक और इम्पोर्टेंट, क्या आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम लोगों को इंजरी हो जाती है, कहीं पे चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है, ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आने लगता है। वो ब्लड कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं जहां पर हमें चोट लगी हुई होती है, जहां पर हमें इंजरी हुई होती है, वहां पर ब्लड कुछ समय के बाद ब्लड क्लॉट बना लेता है, ब्लड क्लॉटिंग वहां पर हो जाती है। और कई सारे आपके एजेंट होते हैं, कई सारे आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो चीजें हम ब्लड वाले चैप्टर में देखेंगे। तो ब्लड, हमारे बॉडी के अंदर भी सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा क्या कारण होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो इसका एक कारण होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन होती है। ठीक है, जिसे हम हेपेरिन कहते हैं। तो आपका ये जो हेपेरिन प्रोटीन है, हेपेरिन प्रोटीन, जिसे आप एंटी ब्लड क्लॉटिंग कहेंगे, यानी ब्लड क्लॉट को रोकने का काम करती है। तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती, हमारे शरीर के अंदर का रक्त में थक्का क्यों नहीं जमता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन को कहते हैं हेपेरिन प्रोटीन। और इस हेपेरिन प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है या हेपेरिन प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है, इसका जो संश्लेषण होता है वो हमारे लीवर के अंदर होता है। तो ये भी आपका लीवर का एक महत्वपूर्ण काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि लीवर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लीवर के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं वो हम लोग इसके बारे में समझ पा रहे हैं। एक और आपको मैं बताऊं कि लीवर के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिन्हें कूफर सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कूफर सेल बोला जाता है। और ये जो कूफर सेल्स होती हैं, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ये फाइगोसाइटिक नेचर की होती है। फाइगोसाइटिक का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग, क्या होता है, हम लोग फूड खा रहे होते हैं या कोई भी चीज़ हम न्यूट्रिशन के लिए बाहर से ले रहे होते हैं, तो उसके साथ में बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो लीवर के अंदर एक स्पेशल, देखो नेचर ने हमारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें डिजाइन करके हमें भेजा है कि हम हर तरीके से बच सकें। हमारे लीवर के अंदर एक स्पेशल टाइप की लीवर सेल्स होती है जिसे कूफर सेल कहते हैं। और ये कूफर सेल्स क्या करती है, उन सभी बैक्टीरिया को, उन सभी वायरसेस को इंगल्फ करती है, उसका क्या कर लेती है, एक तरीके से उसको इंगल्फ कर लेती है, उसको मार देती है, उसको डाइजेस्ट कर देती है ना, खत्म कर देती है, किल कर देती
है ना। तो वो कौन सी, कूफर सेल्स है, तो ये भी आपको समझ में आया। ये सारे आपके सारे फंक्शंस किसके हो गए, ये आपके हो गए लीवर के। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या जाना कि लीवर, और लीवर का हमारी बॉडी में कहाँ पे लोकेशन इसकी क्या है, और लीवर का जो वेट होता है वो क्या होता है। अच्छा, हमारी जो राइट साइड की किडनी होती है वो आप देखेंगे तो वो थोड़ा हल्का सा नीचे होती है कंपेयर देन आप लेफ्ट साइड की जो आपकी किडनी होती है। इसका रीजन बस यही होता है कि यहाँ पर आपके राइट साइड में लीवर आ गया है, लीवर की लोकेशन लोकेट हो गया है। तो इसकी वजह से हमारी जो राइट साइड की किडनी है उसका जो लोकेशन है थोड़ा सा वो नीचे की तरफ है ना, बराबर में नहीं है दोनों साइड में किडनी, एक हल्का सा ऊपर है, दूसरी आपकी नीचे है। क्यों है, उसका रीजन ये हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारे लीवर जो है वो क्या है, कि हमारा लीवर का हमने आज की क्लास में हमने लीवर के अपने स्ट्रक्चर के बारे में जाना, और लीवर का जो काम क्या होता है, बेसिक बाइल जूस का प्रोडक्शन करना। बाइल जूस का हमने अच्छे से जाना कि उसका कंपोजिशन क्या होता है और बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, बाइल जूस के अंदर क्या क्या चीजें होती है और उनका क्या क्या काम होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने फंक्शन लीवर के जाने, जैसे आप लोगों ने जाना कि स्टोरेज हाउस का काम करता है, क्या क्या चीजें यहाँ पर स्टोर होती है वो हम लोगों ने जाना। साथ साथ में हमारे बॉडी, हमारे लीवर के अंदर कौन कौन सी चीजें सिंथेसिस होती है, सिंथेसाइज होती हैं, या संश्लेषण उनका क्या क्या चीजें बनती हैं, वो सारी चीजें हमने प्रोटीन के बारे में जाना, ब्लड प्रोटीन के बारे में जाना, हेपेरिक प्रोटीन के बारे में जाना, तो इस और विटामिन के बारे में जाना। ये सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर, मिनरल्स के बारे में जाना, ये भी हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। तो इस तरीके से आपको लीवर के बारे में आपको अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हुई। बहुत सारे कुछ आपके लीवर से रिलेटेड आपके डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आपने बहुत कॉमन डिसऑर्डर एक सुना है फैटी एसिड। फैटी एसिड कैसे हो जाता है, तो आप फैटी एसिड के दो केसेस होते हैं। आपने सुना होगा जो दो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो लोग शराब पीते हैं उनको फैटी एसिड हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉन अल्कोहलिक होते हैं, जो अल्कोहल नहीं लेते हैं, उनको भी क्या हो जाता है, उनको भी आपको ये फैटी एसिड के वो भी शिकार हो जाते हैं। उनको क्यों हो जाता है, क्योंकि आप समझ पाइए कि क्या होता है कि जो फैटी एसिड होता है जब नॉन अल्कोहलिक पर्सन को होता है तो उनके बॉडी में या तो कभी कभी बॉडी का वेट बढ़ जाए या डिक्रीज हो जाए, एकदम से लॉस हो जाए, बॉडी लॉस होने को, गेन वेट लॉस होने पे या वेट गेन होने पे क्या होता है, उनके अंदर जो फैट का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से जो लीवर होता है, लीवर के लेयर में आप देखेंगे क्या हो जाता है, लेयर के फॉर्म में फैट जम जाता है, या एक तरीके से उनके अंदर इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता है, वो जो फैट होता है वो पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो पाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो फैट होता है वो आपके लीवर में जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है, और उस केसेस में फैटी जो लीवर का केस आ जाता है वो आपका हो धीरे धीरे क्या होती है, जो आपकी लीवर की सेल्स होती है, हेपेटिक सेल्स, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, डेड होने लगती है, और एक बड़े बड़े क्लस्टर बनाने लगती हैं। और कुछ समय बाद अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो वही चीजें आपके लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। अल्कोहलिक होता है फैटी एसिड, उसका क्या कारण होता है, तो जो अल्कोहल लेते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं या जो शराब लोग पीते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका काम बेसिक ये होता है कि जब शराब लेते हैं तो उसके अंदर होता है आपका अल्कोहल C2H5OH, और ये जो अल्कोहल होता है जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ये आपका कीटोन के फॉर्म में या एसीटोन के फॉर्म में हमारे लीवर के अंदर जाता है, जो एक तरीके से कैसा होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है। तो टॉक्सिक नेचर का होता है तो वो भी हमारे लीवर के फंक्शन को अफेक्ट करेगा, या एक तरीके से कहोगे कि जो इमल्सिफिकेशन काम होता है हमारे जो बाइल जूस होता है उस पर अफेक्ट डालता है जाकर के। तो उस केस में हमारे बाइल जूस के सेक्रेशन में कमी आ जाए, या कह सकते हो हमारा जो बाइल जूस का प्रोडक्शन उसमें कमी आ जाए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो फैट है वो पूरी तरीके से या कम्प्लीटली एक प्रॉपर तरीके से, एक अच्छी तरीके से उसकी ब्रेकिंग नहीं हो पाती है, तो वो हमारा जो फैट होता है वो जाकर के लीवर में स्टोर होने लगता है, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाने लगता है, और उस केस में हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। धीरे धीरे हमारा लीवर जो है अंदर खराब होने लगता है, और खराब होने के केस में क्या होता था कि वो लीवर जो होता है उसके सेल्स जो होती खत्म होने लगती, एक्सपायर होने लगती और क्लस्टर बनाने लगती, वो भी धीरे आगे चल करके लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने लीवर से रिलेटेड जो भी चीजें थी इंपॉर्टेंट वो हमने जाना। और अब आगे का जो इसका मैंने डाइजेशन में लीवर का क्या हमारा इंपॉर्टेंट रोल है वो जाना। अब हम लोग जानेंगे कि क्या पैनक्रियाज और पैनक्रियाज
कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं और कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको फिर से बताया और फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ कि हमारे बाइल जूस के अंदर किसी भी तरीके का एंजाइम्स नहीं होता, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली हमारा जो बाइल जूस होता है वो किस तरीके से डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आज जाना। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने लीवर की क्लास देखी। अब इसके आगे हम लोग क्या जानते हैं, अब हम लोग पैनक्रियाज के बारे में जानते हैं। एक और बात कि ये जो सारी चीजें हमारी जिस ब्रांच में होती हैं, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें लीवर की स्टडी की जाती है उसे हिपैटोलॉजी कहा जाता है, और इसकी जो सेल्स होती हैं उसे हिपैटिक सेल्स कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लीवर से रिलेटेड चीजों को जाना। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, पैनक्रियाज के बारे में और पैनक्रियाज के फंक्शन के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगला जो डाइजेस्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं, गैसेसिटिव ग्लैंड्स पढ़ते हैं, वो हमारी पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या है पैनक्रियाज। अग्नाशय, ये जो पैनक्रियाज है ये डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। अच्छा, ये हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड के जैसा काम करती है। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो तरीके की ग्लैंड होती है, एक आपका होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक आपका होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो ये जो आपका पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज आपका दोनों तरीके से काम करता है। ये एज अ एंडोक्राइन और एज अ एक्सोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है। मतलब ये एंजाइम्स को भी सेक्रेट करता है और हार्मोन को भी सेक्रेट करता है। कौन, ये हमारा है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का अगर हम कलर की बात करें तो पैनक्रियाज का जो कलर होता है वो आपका ग्रे होगा, पिंकिश ग्रे कलर में कुछ होता है आपका, पिंकिश ग्रे कलर में आपका होता है, ठीक है। और अगर हम इसका शेप देखें तो ये आपका जे शेप में स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। साथ साथ में अगर हम लेंथ की इसकी बात करें कि इसकी लेंथ कितनी होती है, तो लेंथ आपकी होती जो है वेरी करेगी 12 to 15 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। ये आपका पैनक्रियाज की लेंथ होगी। और ये आपका कैसा है, डुअल मतलब ग्लैंड होती है। ये आपका ये पूरे बॉडी की एक ऐसी ग्लैंड है जो आपकी मिक्स्ड है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड है। मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरीके के कार्यों को क्या करती है, परफॉर्म करती है या कार्यों को करती है। तो आपकी वो कौन सी होती है, वो मिश्रित ग्रंथि होती है या मिक्स ग्लैंड होती है, जिसे हम पैनक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, मैंने आपसे इसके लीवर वाले क्लासेस में देखा था कि लीवर से निकलने वाला जो बाइल जूस है वो यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर से क्या निकल के जूस आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है, इधर से भी आता है ये निकल के, और एक जगह आपको देखने को मिल रही है, ये आपका पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज और ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो आपका ये हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनता है। ये हमने पीछे भी देखा था। इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ आपको पत्ती के जैसा दिख रहा है। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लोब्यूल बोलते हैं। और ये आपके क्या होते हैं, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, आपका डक्ट होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट, या इसे ही विल्सन्स डक्ट भी बोला जाता है। और ये आपका कॉमन बाइल डक्ट होता है, ठीक है। ये आपकी ग्लैंड होती है जो एक्विनस ग्लैंड्स होती है, पैनक्रियाटिक आइसोलेट होती है, आइसलेट ये आपके होते हैं पैनक्रियाटिक आइसलेट या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी इन्हें कहा जाता है। छोटी छोटी ये हमारे पैनक्रियाज के अंदर होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या किसकी, अग्नाशय की। तो ये दो तरीके से काम करेगा, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेशन में इसका रोल पढ़ रहे हैं। हालांकि हम इसका एंडोक्राइन वाला जो फंक्शन होता है वो हम डिटेल में नहीं जानेंगे, क्योंकि वो अगला चैप्टर जब हम आगे आने वाला जो चैप्टर हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। बस थोड़ा थोड़ा हम इसका ओवरव्यू ले लेंगे। लेकिन इसका जो डाइजेशन में रोल होता है, इसका मतलब एज अ एक्सोक्राइन कैसे ये काम करता है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। क्या कि जब ये क्या करता है, ये एंजाइम्स रिलीज करता है। कौन, तो ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। अच्छा, इस पैनक्रियाटिक जो जूस होता है इसका पीएच कितना होता है, तो पीएच आपका 7 से लेकर के 7.1 से लेकर के 8.2 का
2 तक होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि 7 से इसकी वैल्यू पीएच वैल्यू इसकी 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर बेसिक रहता है। बेसिक बोले तो आप कह सकते हैं कि इसका नेचर एल्कलीन होता है या बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय इसकी प्रकृति होती है किसकी, पैनक्रियाटिक जूस की। ठीक है, और इसके बारे में इसका अगर हम कंपोजिशन देखें पैनक्रियाटिक जूस का, पैनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन अगर हम देखें तो पैनक्रियाटिक जूस में आपकी 2 तरीके की चीजें होती हैं। पैनक्रियाटिक जूस में 2 तरीके की चीज होती, 99.5% इसमें वाटर होता है और 5% इसमें क्या होता है, 0.5% सॉरी 0.5% इसमें क्या होता है, सॉलिड मैटर इसमें सस्पेंड होता है, सॉलिड। और इसमें आप देखेंगे ये जो सॉलिड चीज है इसमें आपके 2 तरीके की चीजें, आप इसको यहाँ पे इरेज करिए थोड़ा सा। क्या कि ये जो आपका पैनक्रियाटिक जूस में 99.5% वाटर है ये, ठीक है, और आपका ये जो 0.5% है जो सॉलिड है, इसमें आपका क्या क्या है, तो इसमें भी आपके 2 तरीके के पार्ट हैं। एक आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, और आपका एक इनऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हम पैनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन देखें तो पैनक्रियाटिक जूस में 2 तरीके की चीजें हैं। एक तो 99.5% वाटर है और 0.5% में इसमें सॉलिड मैटर सस्पेंड है। ये जो सॉलिड मैटर है ये 2 तरीके में है, एक ऑर्गेनिक और एक आपका इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और इनऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या चीजें होती हैं। ऑर्गेनिक मैटर में आपका क्या आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, और इनऑर्गेनिक मैटर में आपके जो कुछ आपके आयंस वगैरह आते हैं, जैसे सोडियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, और आप क्या बता सकते हैं, जैसे आपका हो गया बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्लोराइड हो गया जाकर के, क्लोराइड। ये आपके क्या होते हैं, आयंस होते हैं जो एज ए इनऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में सॉलिड में होते हैं, इसमें होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, और सभी के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, इतना डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे। ऑर्गेनिक मैटर में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, क्योंकि हमारा टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है डाइजेशन। और जब मैंने आपको बताया कि ड्यूडेनम वाले पार्ट में ये पैनक्रियाटिक जूस आता है और उधर से आपका जो आपका बाइल जूस आता है, तो बाइल जूस के का काम क्या था, फैट का उसने क्या किया, एमल्सिफिकेशन किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया। जो पैनक्रियाटिक जूस आता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो हमें जानने पड़ेंगे। वो एंजाइम्स कौन कौन से, वो देखिए कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। नंबर 1 पे आपका हो गया ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया। लाइपेज एक एंजाइम होता है, या आप कह सकते हो काइमोट्रिप्सिन, ये आपका हो गया जाकर के। और क्या होता है, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, ये आपके जो होते हैं ये प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन और ये आपका काइमोट्रिप्सिन क्या करता है कि जो फूड में प्रोटीन होता है या जो पेप्टोन होता है उसको पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक करने का काम करता है। इसका मतलब ये जो आपके एंजाइम्स हैं वो आपके क्या करते हैं, वो आपके प्रोटीन जो आपका पेप्टोन फॉर्म में है या प्रोटीन जो है पेप्टोन फॉर्म में, उसको पॉलीपेप्टाइड में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने का काम किसका होता है, ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सीपेप्टाइड का होता है, ये प्रोटीन ब्रेकिंग होते हैं। और कौन से एंजाइम्स होते हैं, और एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इसके अंदर होता है जिसे बोलते हैं लाइपेज। ये जो लाइपेज एंजाइम्स होता है ये क्या करता है, तो ये आपके फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, ये भी आपका इसी पैनक्रियाटिक जूस में निकलता है, तो ये लाइपेज हो गया। और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इसी में आता है, वो आपका है क्या, इसको थोड़ा आप इरेज कर दीजिए ऐसे। इसके अंदर आपका एक जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और आता है जिससे आप कहेंगे क्या, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। इस पैनक्रियाटिक एमाइलेज का काम क्या होता है कि फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च की फॉर्म में उसको माल्टोज में तोड़ देता है। हालांकि इसका आपने देखा था कि कुछ आपका पार्सली ब्रेकिंग जो है ये माउथ में बकल कैविटी में भी हुई थी, और वहां पर भी आपने देखा था कि जो स्लाइवरी एमाइलेज है उसने क्या किया था, यही काम किया था, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा था। और यहाँ पर भी जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है उसने भी क्या किया, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया।
तो इस तरीके से आपने देखा कि इस पैनक्रियाज से निकलने वाला जो पैनक्रियाटिक जूस है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टाइप के जो आपके एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड, ये आपके प्रोटीन, ये तीनों क्या करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम्स है दूसरा, ये आपका स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। और जो लाइपेज एंजाइम्स होता है वो फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो इस तरीके से आप ये समझ पा रहे हैं कि पैनक्रियाज से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस किस तरीके से हमारे डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या एक तरीके से डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है। तो इतना जब आप इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि ये पैनक्रियाज एज अ एक्सोक्राइन, या एक तरीके से जब कोई भी ग्लैंड्स जूस या एंजाइम्स रिलीज करती है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तरीके से बिहेव करती है। तो ये एक्सोक्राइन जब एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड बिहेव करती है तो इस तरीके से कामों को वो क्या करती, परफॉर्म करती है, या उसके अंदर से निकले जो एंजाइम्स हैं उन्होंने इस तरीके से डाइजेशन में रोल प्ले किया। बाकी इसका एंडोक्राइन वाला जो फंक्शन है वो हम लोग जो है एंडोक्राइन वाली क्लास में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा रफली आपको बता दे रहे हैं कि क्या हम करते हैं। तो इसी के अंदर आपकी छोटी छोटी क्या होती हैं, कुछ लैंगरहैंस की आइसलेट आपकी प्रेजेंट होती है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं प्रेजेंट होती है, उसके अंदर कुछ आपकी स्पेशल टाइप की सेल इसी के अंदर पाई जाती है, जैसे अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और आपकी डेल्टा सेल्स। ये जो अल्फा सेल्स होती है इनका काम क्या होता है, तो ये ग्लूकागॉन ये आपके हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, क्योंकि जब पैनक्रियाज हार्मोन्स को रिलीज करेगी तो वो एज अ एंडोक्राइन बिहेव करेगी। बीटा सेल क्या करती है, वो आपकी इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करती है। और थर्ड हमारी जो आती है डेल्टा सेल, वो सोमैटोस्टैटिन को क्या करती है, रिलीज करती है, सोमैटोस्टैटिन को क्या करती है, रिलीज करती है। इस तरीके से आपने देखा। अच्छा, बीटा से अल्फा सेल ने जो ग्लाइकोजन को रिलीज किया, इसका काम होता है हमारे बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में स्टोर कर देना लीवर के अंदर, ग्लाइकोजन स्टोरेज फूड के रूप में। और जो आपका अल्फा सेल होता है वो क्या करता है, या जो ग्लूकागॉन निकालता है वो क्या करता है, लीवर से जो ग्लाइकोजन है उसको फिर से ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो ये आपका अल्फा और बीटा सेल के काम होते हैं। और डेल्टा क्या करता है, वो इन दोनों के कामों को रेगुलेट करता है, या अल्फा बीटा सेल्स को रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने आज की क्लास में लीवर और पैनक्रियाज के बारे में डिटेल में जाना। और लीवर, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, हम लोग डाइजेशन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, हम लोग डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो पैनक्रियाज है और लीवर है उसका क्या रोल है। और इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि लीवर को और पैनक्रियाज को डिटेल में जाना। आज की क्लास हमारी जो है वो लीवर और पैनक्रियाज से रिलेटेड है, और इससे इसके जो अंदर से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं उन्होंने किस तरीके की केमिकल ब्रेकिंग की, मतलब उसके के द्वारा जो डाइजेशन हुआ ये सब ड्यूडेनम में हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें से निकलने वाला जो जूस है, कहाँ से, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस, ये दोनों जूस ड्यूडेनम में आकर के इस तरीके की केमिकल ब्रेकिंग इन्होंने की। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो ड्यूडेनम वाले पार्ट में डाइजेशन था वो आज की क्लास में देखा। और इसमें क्या हुआ, आपने साफ साफ देखा कि जो आपका ये पैनक्रियाज है या लीवर, उसने डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इनडायरेक्टली इन्होंने क्या किया, अपने अपने जूसेस को ड्यूडेनम वाले पार्ट में सेक्रेट कर दिया। और ड्यूडेनम वाले पार्ट में जो काइम आया था, कहाँ से आया था, जो कि स्टमक से आया था, उस स्टमक वाले पार्ट से काइम जो आया था उसमें जो प्रेजेंट आपके जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने का काम इन दोनों के थ्रू जो निकाले गए। हालांकि बाइल जूस से तो एंजाइम्स आता नहीं है, तो पैनक्रियाटिक जूस से निकलने वाले एंजाइम्स ने क्या किए, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को तोड़ा। उधर से आपका क्या आया था, बाइल जूस, उसने भी क्या किया, एमल्सिफिकेशन में हेल्प करी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पैनक्रियाज और लीवर के बारे में डिटेल से जाना। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर रहती है, और कल हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन
करके फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे वो लास्ट क्लास में हो करके हमारा ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम में वो खत्म होगा। तो आज की क्लास यहीं पे होल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच।